इसकी बड़ी आदतें मेरे दादाजी से मिलती हैं, वो भी हफ्ते में 2 रोज़े रखते थे। मेरे दादाजी ने सारे इलाके के बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाया। साल में 3-4 बार ऐसे ही हॉस्पिटल में खून दे आते, नमाज की पाबंदी करते, हर साल ज़िकू देते। मेरे दादाजी के पास कोई ज़रूरतमंद आ गया, वो इसे खाली हाथ न जाने देते। हमारे डेरे पर रौनक लगी रहती मेहमानों की, जिसको फूंक मार देते वो ठीक हो जाता। दादाजी ने कभी 1 रुपया हदिये, नजराना, तोहफा नहीं लिया था किसी से, बल्कि उल्टा अपनी जेब से देते थे। मैं 2 माह से बिलाल का पीछा कर रहा हूँ, मुझे कोई ऐब बुराई नज़र नहीं आती इसमें। ओ वलीद हाशमी बता रहा था इरम वासती को सारी मेहनत ज़ाय गई। डीजे बता रहा था आज दोनों बहनों की बात पक्की हो जाएगी। इरम वासती ने अफसरुदगी से कहा, कुछ हाथ भी नहीं आया। हाथ तो बहुत कुछ आएगा, तुम तेल देखो और उसकी धार देखो। तुमने नाम सुना है इंडस्ट्रियलिस्ट अकील हाशमी का? वो मेरे सगे चचा है, वो जो फेज़ 5 में रहते हैं और उनकी सिरामिक्स की फैक्ट्री है। इरम वासती ने हैरत से वलीद हाशमी को देखा। वो तुम्हारे सगे चचा हैं? वलीद ने अपने सर को इस बात में जुम्बिश दी। उनकी किसी बेटी पर नज़र है? इरम वासती ने जांची निगाहों से सवाल किया। नहीं नहीं, उनका सिर्फ एक बेटा ही है, आदिल अकील हाशमी। ओ वलीद हाशमी ने बताया। तो फिर कैसे? इरम वासती वलीद का प्लान जानना चाहती थी। किसी पार्टी में नाहिद रंधावा की वलीद हाशमी से मुलाकात हुई थी और किसी ने उनसे वलीद का तारुफ इस तरह से करवाया था कि ये मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट अकील हाशमी का भतीजा है। तब से वलीद उनकी आंखों में आ गया था। नाहिद रंधावा अकील हाशमी की नेकनामी को अच्छी तरह जानती थी। तब से वो वलीद में इंटरेस्टेड थी नोशी के लिए। ये शराफत भी बड़े काम की चीज़ होती है। मेरे दादा की नेकनामी और शराफत को मेरे बाप ने केश किया, बल्कि कर रहे हैं। पीर साहिब बनकर बड़े मियाँ जी जलील अहमद हाशमी का बेटा पीर दिविद हाशमी, मेरे अब्बा डब्बा पीर चचा अकील ने बहुत समझाया कि अब्बाजी नेक बंदे थे, वो अल्लाह के फ़कीर थे, फ़कीरी की जगह पैरी को ना लाओ। मगर अब्बाजी को नजरानों का चस्का लग चुका था और वो झूठे पीर बन गए। चचा छूटी उम्र में घर छोड़कर लाहौर आ गए, दादी को भी साथ ले आए, फिर मुड़कर हुजरा शाह मुकीम की तरफ नहीं देखा। दादा की नेकनामी उनके साथ आई, अब उनकी नेकनामी को केश करने का वक्त आ गया है। वलीद दूर देख रहा था अपने तसव्वुर से मुस्तकबिल में, जहां वो शॉर्टकट से पहुंचना चाहता था। अब हर बंदा शॉर्टकट से अमीर बनना चाहता है, मेहनत करने से सारे घबराते हैं। बहन जी जमाल रंधावा डॉक्टर बट की वालिदा से मुखातिब थे, जो कि डिनर से फारिग हो चुके थे और गुपशप लगा रहे थे। डॉक्टर मोहसिन रज़ा बट की वालिदा अपने खावंद रज़ा बट की मेहनत की दास्तान सुना रही थीं। उन्होंने सारी बात ईमानदारी से बता दी, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे, अपने कारोबार के बारे में और अपने बेटों के बारे में और उनकी मोहसिन के साथ ज़्यादती के बारे में। बिलाल ने हमारा शादबाग गोल चक्कर के पास वाला मकान देखा हुआ है, अक्सर ये मोहसिन के साथ आता था। सामने जलाल के छोटे भाइयों से भी उसकी सलाम दुआ थी। डॉक्टर बट की वालिदा ने बिलाल से अपने देरीना ताल्लुकात के बारे में बताया। जमाल रंधावा, नाहिद और जहां आरा ने बिलाल की तरफ देखा। तोशी और मोहसिन आंखों से चैटिंग कर रहे थे। शुएब अपने मोबाइल पर बिजी था और नोशी बिलाल को देख रही थी, जो खामोश गर्दन झुकाए बैठा हुआ था। दरअसल बिलाल की चोरी पकड़ी गई थी। कॉलेज के दिनों में बिलाल मोहसिन के साथ शादबाग अपने दोनों चचों से मिलने के लिए जाता रहता था, बगैर अपना तारुफ करवाए हुए। इसने अपने चचों को कभी नहीं बताया था कि वो उनका भतीजा है, जलाल अहमद का बेटा बिलाल अहमद। वो सिर्फ बिलाल बनकर मिलता रहा था। वो इसलिए उनसे मिलता था, वो जानना चाहता था कि वो अपने किए पर नादिम हैं कि नहीं, उसकी माँ को घर से क्यों निकाला था, और उनका एक भतीजा भी था। उनका अपना खून, उनके भाई जलाल की निशानी। बिलाल ने इस दिन से उधर जाना छोड़ दिया जब इससे पता चला कि इसके चचों को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। अब वो महीने में एक बार ज़रूर शादबाग जाता था अपने बाप की कब्र पर दुआ के लिए। अब जानती हैं जलाल अहमद को? और जमाल रंधावा ने पूछा अज़रा मोहसिन की माँ से। जानती, वो मेरा छोटा भाई बना हुआ था। भाभी नहीं कहता था, बाजी अज़रा कहा करता था। दोस्त तो वो बट साहिब का था, हालांकि बट साहिब से कोई 8-10 साल छोटा होगा, फिर भी दोनों में बहुत दोस्ती थी। एक दिन अचानक कहने लगा, बाजी परसों मेरा निकाह है। उसी दिन ये डॉक्टर मोहसिन पैदा हुआ था। मैं लेडी एचिसन अस्पताल से वापस घर पहुंची थी। मेरे जिस्म में अब भी इसका खून है। एक बोतल खून भी दिया था मेरी डिलीवरी के वक्त। इसकी बीवी भी लाखों में एक थी। फिर किसकी नज़र लग गई? रात को जलाल को दर्द हुआ सीने में, बट साहिब लेकर गए अस्पताल पर, रस्ते में ही दम दे दिए। इसकी बीवी भरी जवानी में उजड़ गई। जलाल के भाइयों ने घर से निकाल दिया बेचारी को।
बट साहिब ने कहा, तुम मेरी बहन हो, मेरे घर पर रहूं। कहने लगी, मेरा लाला जिंदा है, आप भी मेरे भाई हो, मैं अपने लाला के घर पर रहूंगी। मेरा लाला जलाल के भाइयों जैसा नहीं है, बहुत अच्छा है मेरा लाला। जमाल रंधावा की आंखें आंसुओं से चमक उठी थीं। अज़रा ने उनकी तरफ देखा तो जमाल ने नज़रें झुका लें, वो जमाल के चमकते आंसू नहीं देख सकी। अपने जिस लाला पर इसे मान था वो भी निकट्टू निकला। इसकी भरजाई जुल्म करती रही जमीला पर और वो तमाशा देखता रहा। फिर एक दिन खबर आई कि जमीला पागल हो गई है। चंद दिन बाद उसके मरने की खबर मिली। लानत है ऐसे भाई पर, लिख लानत फुटी मुन। मैं भी पागल हूँ, कौन सी बातें इस खुशी के मौके पर लेकर बैठ गई। बस अपने जलाल का नाम लिया तो मेरा दिल भर आया, मगर अब कैसे जानते हैं जलाल को? अज़रा ने पूछा जमाल से, जो गर्दन झुकाए बैठा था और खामोश था। बस जाने वाला था जलाल, और जमाल ने जवाब दिया झुकी हुई गर्दन के साथ, मैं तो जब भी उनके बेटे का सोचती हूँ तो कलेजा मुंह को आता है। बिलाल नाम था उसका। बिलाल नाम ने अज़रा के दिमाग का फ्लैशबैक का बटन ऑन कर दिया। उनके ज़हन में प्रोजेक्टर ऑन हो गया था जिस पर यादों का नेगेटिव चल रहा था। वो खिली हुई आंखों से माजी देख रही थी। इसने बिलाल की तरफ देखा जो वहां से उठकर चला गया था, जहां आरा अपने आंसू साफ कर रही थीं। नोशी और तोशी भी आबदीदा थीं। जमाल के अश्क उसके अपने घुटनों पर गिर रहे थे। नाहिद और शुएब फटी फटी निगाहों से एक दूसरे को तक रहे थे। अज़रा सब कुछ जान चुकी थी। इस खानदान के बारे में इसने डॉक्टर मोहसिन से कहा, जो हैरत की तस्वीर बना हुआ सब कुछ देख रहा था। उठो बेटा, ये बड़े लोग हैं, हमारा इनके साथ निभा नहीं हो सकता है। डॉक्टर मोहसिन ने अपनी माँ के हुक्म की तामील की और उठ गया बगैर कुछ बोले हुए। तोशी जाते हुए उनको देख रही थी। डॉक्टर बट ने लाउनीद से निकलने से पहले मुड़कर देखा। इसकी माँ आगे थी और वो पीछे था। तोशी नम आंखों से इसे देख रही थी। डॉक्टर बट ने तोशी को आंखों से तसल्ली दी और हाथ से इशारा किया, फिक्र ना करना। बिलाल अपने कमरे में अपने माँ बाप की तस्वीर हाथ में लिए हुए खड़ा था, जो कि एक खूबसूरत फ्रेम में सजी हुई थी। ये तस्वीर हमेशा वो अपने तकिए के नीचे रखता था, कभी किसी को पता नहीं चला। उसके रूम के दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने वो तस्वीर तकिए के नीचे रखी और आवाज़ लगाई, ज़ख्मी आवाज़ के साथ, आ जाएं, दरवाज़ा खुला है। जमाल रंधावा कमरे में दाखिल होता है। बिलाल का चेहरा टेरिस की तरफ था। जमाल चलता हुआ उसके पीछे खड़ा हो गया और अपने दोनों हाथ बिलाल के कंधों पर रखते हुए लरसती आवाज़ में बोला, अपनी माँ के नालायक लाला को मुआफ़ कर दो बिलाल साहिब, मुआफ़ कर दो अपनी माँ के नालायक लाला को। जमाल रंधावा बिलक बिलक कर रो रहा था, एक शेर खार बच्चे की तरह। बिलाल की आंखों में आंसू जिम चुके थे। ग्लेशियर की बर्फ की तरह वो खामोश था। दरवाज़ा खुला हुआ था, जहां आरा भी कमरे में दाखिल हुई और उसके पीछे नोशी और तोशी भी थी। बिलाल बेटा, मुआफ़ कर दो अपने मामे को। और जहां आरा ने बिलाल से कहा, नानों में नाराज़गी कब था मामों से। बिलाल ने जमाल के जोड़े हुए हाथों को चूमा और अपने हाथों से उनके आंसू साफ किए और उनको बड़े अदब से दीवान पर बिठाया और दो जानू उनके सामने बैठकर बोला, मैं आपकी बहन की किस्म खाकर कहता हूँ, मैं अब से नाराज़ नहीं हूँ। जमाल रंधावा ने बिलाल को अपने गिले लगा लिया। मुझे फ़ख्र है कि तुम मेरी बहन के बेटे हो। जमाल रंधावा तफ़ाखुर से बोला, मुझे फ़ख्र है तुम पर। सब खुशी खुशी जा चुके थे अपने अपने कमरों में। बिलाल अपने बेड पर बैठा हुआ था, कंबल के अंदर अपने माँ बाप की तस्वीर हाथों में लिए। दरवाजे पर फिर से आजिज़ाना दस्तक हुई। बिलाल ने इजाज़त दी। तोशी हारे हुए जवारी की तरह कमरे में दाखिल हुई, जो अपनी पहली ही बाजी में सब कुछ हार चुका हो। वो बिलाल के सामने रूहान सी खड़ी थी, हवास बाख्ता, खाली हाथ, कंगाल, खोई खोई सी। बिलाल ने इसे देखा तो फ़ौरन इसे कुर्सी पर बिठाया और ख़ुद उसके सामने बेड पर बैठ गया। क्या हुआ, सब ठीक तो है? बिलाल ने फ़िक्रमंदी से पूछा। अज़रा आंटी ने रिश्ते से इनकार कर दिया है, अभी मोहसिन का मैसेज आया। तोशी की आवाज़ पाताल से आई, तुम जाकर सो जाओ, मैं खाला अज़रा से खुद बात करूँगा। बिलाल ने तसल्ली दी, मगर तोशी को तसल्ली नहीं हुई। बिलाल ने अपना हाथ तोशी के सर पर रखा। इसने बिलाल की आंखों में देखा, वहाँ इसे पाक मोहब्बत नज़र आई अपने लिए। इससे बढ़कर वो मोहब्बत जो हया का लिबास पहने हुए थी, वो मोहब्बत जो रूह को रूह से होती है, जिस्मों की कैद से आज़ाद। वो मोहब्बत जो सूरज की किरणों को इंसानी जिस्म से है, वो सिर्फ जिस्म को हरारत पहुंचाती है, जलाती कभी नहीं है। तोशी उठी और अपने कमरे में आकर लेट गई अपने बेड पर, नोशी के पहलू में मुंह दूसरी तरफ करके। इसके लेटते ही नोशी ने इसे पकड़ा और उससे चिमट गई। प्लीज़ मुझे मुआफ़ कर दो, ओ नोशी रोते हुए बोल रही थी। मुझे तुम्हारे जीजा जी की तरह बातें नहीं आती, आफ्टर ऑल मैं तुमसे 5 मिनट बड़ी हूँ। ये सुनकर तोशी मुस्कुरा उठी, उसका चेहरा कुल्ली की तरह खिल गया। अब दोनों बहनें बेड पर बैठ चुकी थीं और एक दूसरी से लिपटी हुई थीं। वो 5 मिनट की बच्ची
तोशी ने अल्फाज दोहराए उसी अंदाज में। तुम्हें समझ आ ही गई, तोशी ने नोशी का चेहरा अपने हाथों में लिया हुआ था। तुम दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की हो जो बिलाल की दुल्हन बनूगी। वो वाकई लाखों में एक है, मैं आज बहुत खुश हूँ, तोशी चहक चहक कर बता रही थी। मगर वो लोग तो मुझे नहीं लगता कि आंटी हमारे माँ बाप की असलियत जानकर भी इस रिश्ते पर रजामंद होंगी, नोशी ने संजीदगी से कहा। आज पहली बार वो इतनी संजीदा थी। मगर तुम फिर भी इतनी खुश हो, तोशी के चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई। मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ डफर तुम्हारे लिए, और जहाँ तक मेरी बात है बिलाल सब ठीक कर देगा। बिलाल कहता है किसी के गम में शरीक होना इतनी बड़ी बात नहीं जितनी बड़ी बात किसी की खुशी में शरीक होना है। नोशी की आंखों में फतह की खुशी थी। वाकई तुम्हारा जीजा जी लाखों में एक है, इसने शर्माते हुए कहा और तोशी के गिले लग गई। अगले दिन बिलाल के साथ जहां आरा बेगम और जमाल रंधावा डॉक्टर मोहसिन रजा के घर पहुंचे, बिलाल ने मोहसिन को अपने आने की इत्तला कर दी थी। इसको कहा था अपनी वालिदा को मत बताना हमारे बारे में। मोहसिन ने अपनी माँ से कहा कुछ मेहमान आ रहे हैं, खाने का बंदोबस्त करवा दे। अज़रा रात का खाना तैयार करवाने के लिए खानसामा के साथ किचन में थी। जब वो लोग उनके घर पहुंचे, मोहसिन ने उनका इस्तकबाल किया बाहर मेन गेट पर और उन्हें बड़े अदब से लाउनिज में बिठाया जहां आरा एक सिमधन की तरह सा सारे घर का जायजा ले रही थीं। फैसल टाउन में एक कनाल का घर क्यों, जमाल घर बार तो ठीक है। जहां आरा ने घर का जायजा लेते हुए अपने बेटे से कहा था, जी माँ जी लोग भी अच्छे हैं। जमाल ने तायद की अपनी माँ की। मोहसिन और बिलाल वहाँ नहीं थे। बिलाल किचन में चला गया था जहां अज़रा खाने तैयार करवाने में मसरूफ़ थी। उनका मुंह दूसरी तरफ था। बिलाल ने उनके पीछे खड़े रहकर कहा, अस्सलाम अलैकुम फूफो जान। अज़रा अचानक चौंक कर पलटी। बिलाल को देखकर अज़रा की आंखों में चमक थी। फूफो सदके फूफो वारी मेरा बचा। अज़रा ने बढ़कर बिलाल को गिले लगा लिया था। तुम तो हमेशा से मुझे खाला जी कहते आए हो, आज ये फूफो कैसे बन गई तुम्हारी में? अज़रा ने खुशी खुशी पूछा। वो ऐसे, आप मेरे अब्बा की शादी के पहले ही से उनकी बहन हैं, तो असल और खालिस रिश्ता तो वही हुआ ना। बिलाल धीमी आवाज़ में बोला। बिलाल बेटा, हम 3 बहनें हैं, हमारा भाई कोई नहीं था, इसलिए तेरे बाप को भाई बना लिया था। मुझे खाला कहने वाले तो बहुत सारे हैं, फूफो कभी किसी ने नहीं कहा। अब तुम मुझे हमेशा फूफो ही कहोगे। फूफो जान, आपके भाई की किस्में ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, आज मांगता हूँ, इस रिश्ते पर मान जाएं। बिलाल ने बगैर तवक्कुफ के अपने आने का मकसद बयान कर दिया। बेटा, आज तो मेरी जान भी मांगता तो दे देती। ये आजकल के बच्चे बुजुर्गों को शदई समझते हैं, मैं तो दोपहर को ही समझ गई थी जब मोहसिन ने कहा मेहमान आ रहे हैं। एक बात याद रखना, हाँ मैंने तुम्हारी वजह से की है। माँ को अपने बच्चे सबसे प्यारे होते हैं, मुझे अपने 3 बेटे प्यारे हैं, मगर मेरे बेटों में से एक भी तेरे जैसा नहीं है, सब नालायक है। ये लो। डॉक्टर बट ने तोशी की नकल उतारी खुशी में झूमकर। फूफो देख लें, अभी से इसकी बोली बोल रहा है। बिलाल ने अज़रा से कहा। सब खिलकर हंस दिए। बिलाल बेटा, मुझे रात बहुत गुस्सा था तेरे मामू पर, इसलिए मैं वहाँ से आ गई थी। मैंने रिश्ता के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है, उन्हें अभी मत बताना, मैं अपने हिसाब से बात करूँगी। अज़रा बड़े अखलाक से मलती है। जमाल और उसकी माँ से रात का खाना अज़रा ने अपनी ख़ानदानी रवायत के मुताबिक कैलोरी से भरपूर तैयार करवाया था, प्योर लाहौरी खाना। बहन जी, आप कल नाराज़ है कर चली आएँ। अच्छा किया आपने मुझे झंझोड़ा, मेरी औकात याद कराई मुझे। आपके जाने के बाद मैंने बिलाल से मुआफ़ी मांगी। आज सुबह 17 साल बाद अपनी बहन की कब्र पर गया, इससे मुआफ़ी मांगने के लिए मेरे गुनाहों की सज़ा मेरी बेटी को ना दे, इसने रात से कुछ नहीं खाया। जमाल रंधावा ने अज़रा से कहा संजीदगी से। तोशी अपने बेडरूम में पहले ही से पिज़्ज़ा मंगवाकर बैठी हुई थी। जैसे ही अज़रा ने किचन में हामी भरी, उसी लम्हे डॉक्टर मोहसिन ने तोशी को मैसेज कर दिया था। उम्मी ने बिलाल की वजह से हाँ कर दी है। मैसेज पढ़ते ही हप हप हो रे नोशी, मुझे मुबारक, 2 आंटी मान गईं और पिज़्ज़े पर टूट पड़ी खाने के लिए। SMS और डीजे भी वहीं खड़े हुए थे। आप ही थोड़ी नज़रें करम, आदेर भी हो जाए। दुआएं कर कर के मेरा तो गला खुश्क हो गया है। SMS ने पिज़्ज़ा से अपना हिस्सा मांगा और डीजे ने इसकी तायद की। तोशी के बेडरूम में पिज़्ज़ा पार्टी जारी थी। इस दौरान भाई साहब, बिलाल ने मुझसे हाँ करवा ली है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, अज़रा ने कहा। जमाल ने मसरत भरे लहजे में पूछा, कहीं कहीं आपकी सारी शर्तें मुझे कबूल है? जहां आरा की आंखें चमक उठी थीं। बिलाल देख रहा था मोहसिन की तरफ, जिसके चेहरे पर मसरत थी जिसे वो बिलाल से छुपाना चाह रहा था। आज से लेकर
हमारी जिंदगियों तक हमारे सारे मामलात अब खुद देखेंगे। तोशी की माँ का अमल दखल उनमें नहीं होगा। बड़ी कपटी है आपकी बीवी। और दूसरी बात, कल हम लोग मंगनी की रस्म अदा करने आ रहे हैं और कल ही हम दिन भी रख लेंगे। और आखिरी बात, बारात हमारी बहुत ज़्यादा होगी और बारात का खाना बहुत अच्छा होना चाहिए। अज़रा ने अपनी सारी शर्तें बता दें। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है। कल साल का पहला दिन है, अब कल आ जाए। एक गुजारिश मेरी भी सुन लें। जनवरी में मेरी बहन की बरसी है और फरवरी में अब्बाजी की शादी। हम मार्च तक कर सकते हैं, जमाल ने जवाब दिया। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, वैसे भी 2 महीने तो तैयारी में लग जाएंगे, अज़रा ने कहा। जमाल और उसकी माँ वहाँ से आगे। बिलाल को अज़रा ने रोक लिया और जमाल से कहा, मोहसिन छोड़ आएगा बिलाल को, अब बेफिक्र हो जाएं। कल मंगनी पर तुम हमारे साथ चलोगे हमारी तरफ से, अज़रा ने बिलाल को हुक्म दिया। फूफो और कौन कौन होगा, बिलाल ने पूछा। कोई नहीं, हम तीनों ही बस, अज़रा ने खफगी से कहा। मुआफ़ कर दें उनको, आखिर वो मोहसिन के भाई हैं, बिलाल ने दरख्वास्त की। इसके भाई होते तो आसी बराबर हिस्सा देते बाप की जायदाद से। दोनों साडो साडो बन गए, भाई ना बने इसके। और मेरी बहन, इसने एक दफ़ा भी अपनी बेटियों को नहीं समझाया। जिनकी पढ़ाई हुई पपटी थी, सलमान और उस्मान को रहने दो। अज़रा अपने फैसले पर डट गई थी। फूफो, अगर सलमान और उस्मान भाई को अब मुआफ़ नहीं कर सकती तो फिर मैं भी आपके साथ नहीं जा सकूंगा। बिलाल ने नफ़रत की जिमी हुई बर्फ़ को मोहब्बत की हरारत से पिघलाने की कोशिश की और आखिर में वो कामयाब हो ही गया। अज़रा ने बिलाल की ये बात भी मान ली। अगले दिन 1 जनवरी को अज़रा अपने पूरे जाओ जलाल के साथ डिफेंस पहुंची। मंगनी की रस्म अदा करने के लिए कहाँ 3 लोग और कहाँ 30 अफराद। जमाल को उनकी खुशखुराकी देखकर अंदाज़ा हो गया था कि शादी पर क्या होने वाला है। नाहिद रंधावा बज़ाहिर खुश नज़र आ रही थी, अंदर से वो इन दोनों रिश्तों से खुश नहीं थी। तोशी का तो इसे शुरू से पता था कि ये अपने बाप की मर्जी ही से शादी करेगी, मगर नोशी का बिलाल के हक में फ़ैसला दे देना इसे हज़म नहीं हो रहा था। इसने सिर्फ शुएब की इस बात की वजह से हथियार डाले थे कि इस तरह जायदाद से हिस्सा नहीं देना पड़ेगा। अगर जमाल रंधावा बिलाल की माँ का कर्ज उतारता तो जायदाद का तकरीबन तीसरा हिस्सा चला जाता, क्योंकि वो ज़री ज़मीन अब कमर्शल हो चुकी थी। जमीला की ज़री ज़मीन के पास एक ग्रेड स्टेशन बन गया था, जिसकी वजह से इस पसमानदा इलाके की सुनी गई थी और ज़मीन की कीमतें आसमान को छू रही थीं। शादी की तारीख रखने पर कुछ इख्तिलाफ था, फिर मामलात तय पा गए। डॉक्टर मोहसिन की बारात हफ्ता 15 मार्च को तय पाई और वलीमा की दावत 16 मार्च को रखी गई थी। बिलाल ने नोशी से मशवरे के बाद, जो कि इसने दोपहर ही में कर लिया था, अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया था। बिलाल चाहता था कि इसका निकाह 14 मार्च बरोज़ जुम्मा हो, जुम्मा की नमाज के बाद मस्जिद में, और निकाह बाबा जुम्मा पढ़ाएं, जिसमें वो अपने चंद करीबी दोस्तों को मदऊ करना चाहता था। एजाज जंजुआ और उसके घर वाले, फौजिया की फैमिली, डॉक्टर उज़मा की फैमिली, तारिक रामे, आदिल अकील और इकबाल चायवाला, और यही मेहमान इसके वलीमे की दावत में थे। और वलीमा वो 17 मार्च बरोज़ पीर करना चाहता था, जिसमें वो खजूरें और दूध से मेहमानों की तवाज़ो करना चाहता था, जिस पर शदीद एतराज़ हुआ क्योंकि नोशी बिलाल के साथ थी। और बाद में जहां आरा बेगम भी जल्दी से मान गईं, इसलिए फ़ैसला बिलाल की मंशा के एन मुताबिक हुआ था। ये शादी हो रही है ख़त्म। नाहिद ने ताना दिया तीखे अंदाज से। जमाल रंधावा ने कहर आलूद निगाहों से नाहिद की तरफ देखा, जिसने गुस्से से नज़रें चरा ली थीं। शादी की तारीख तय होने के 2 हफ्ते बाद एक दिन दोनों बहनें गुफ्तगू कर रही थीं। मामा ने ठीक कहा था, शादी एक बार होती है। तुम्हारी शादी तकरीबन ख़त्म नियाज जैसी लग रही है। शुक्र है, बिलाल ने मेन्यू में भुने चने और क्या कहते हैं वो सफ़ेद सफ़ेद गोल गोल जो मीठे होते हैं, तोशी बोल रही थी नोशी को तंग करने के लिए। मुखाने जी मुखाने, एसएमएस ने लुकमा दिया जो दोनों बहनों को ऑरेंज जूस देने आया था। दफ़ा हो जाओ एसएमएस, तुमसे किसी ने पूछा है? नोशी गुस्से से भड़की। ठीक है नोशी आपी, मैंने तो सिर्फ मुखाने कहा है और बस। वो एसएमएस वहाँ से चला गया। मैं सोच रही हूँ तुम्हें किसी साइकोट्रिस्ट को चेक करो। बाई डीवी, बिलाल ने तुम्हें कन्विंस कैसे कर लिया? तोशी हैरान होकर बोली। इस दिन दोपहर को बिलाल ने मुझे अपने कमरे में बुलाया था। मैं बहुत कंफ्यूज थी। वो मेरे सामने जस्ट 2 फुट की दूरी पर बैठा था। इसने पहली बार मुझे आंख उठाकर देखा। पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सांस रुक गई हो, मेरा गला खुश्क हो गया। मुझे ऐसे लगा जैसे इसने मुझे कैद कर लिया हो अपनी आंखों की जेल के अंदर, और मैं इसकी मोहब्बत की कैद में हूँ। नोशी ये बताते हुए रुकी। इसने ठंडी आह ली। वल्लाह इसकी आंखें बहुत खूबसूरत है। मेरा डूब जाने को दिल चाहा। तुम सही कहती थी, उसके लिए मर जाने को दिल चाह रहा था।
इस वक्त फिर बिलाल बोला, नोशी जी मेरी एक ख्वाहिश है, अगर आपको एतराज़ ना हो तो फिर इसने निकाह वाली बात की मैं सिर्फ ओके बोल सकी बड़ी मुश्किल से। फिर क्या हुआ आगे बूतो? हाय अल्लाह सो रोमांटिक, तोशी बेकरारी से बोली। फिर इसने मुझे सैंडविच खिलाए। हाय तोशी, मज़ा आ गया, ऐसे टेस्टी क्या बताऊं। ये लो बेड़ा गर्क, मैं तो सोच रही थी कि इसने तुम्हें गिले लगाया होगा। अब फिर जिस तरह पुरानी फिल्मों में सफ़ेद और गुलाबी फूल मिलते हैं, ऐसा कुछ हुआ होगा। तोशी का सारा तजस्सुस खत्म हो गया। वो सैंडविच बड़े मज़ेदार थे। ये भी कोई बात हुई, इसने तुम्हें छुआ तक नहीं। नोशी ने भोली सूरत बनाकर नफ़ी में गर्दन हिला दी। तुम छू लेती इसको, आखिर तुम्हारा फिंसी था, कोई गैर थोड़ी ना था। तोशी ने अपना मुफीद मशवरा दिया। जहाँ तक इसके छूने की बात है, जब वो मुझ पर अपनी काली चादर डालता था तो अपनी उंगलियों के पूरों तक को बचाता मेरे जिस्म को लगने से। नोशी खोई हुई बोली, ख्यालों में जैसे उन रातों को याद कर रही हूँ। ये लो, ये काली चादर वाली कहानी क्या है? तोशी ने अपने मखसूस अंदाज से कहा। नोशी ने इसे अपनी सारी मुलाकातों का अहवाल सुनाया। जब वो तहज्जुद के वक्त बिलाल के रो में जाती थी, फिर उन दोनों की आंखों ही आंखों में बातचीत होती थी। बिलाल इसे काफ़ी और बिस्कुट पेश करता और उसे सर्दी से बचाने के लिए अपनी गर्म चादर उसके शानों पर डाल देता। एक दिन मुझे इस पर बड़ा प्यार आया और मैं इसके गिले लग गई। इसने मुझे प्यार से समझाया, ये गुनाह है, कबीरा गुनाह। नोशी जी आप मेरे निकाह में नहीं हो। नोशी ये बताते हुए अपना निचला होंठ दांतों से चबा रही थी और तोशी अपनी छोटी उंगली अपने दांतों में जकड़ी हुई थी। ये लो, तोशी स्लो मोशन में बोली, रुक रुक कर। नोशी तुम कितनी ज्ञानी हो और बिलाल कितना मिसुना है। एक दफ़ा तो मैंने तुम दोनों को पकड़ा था जब मेरी तुम्हारी लड़ाई हो गई थी। दोनों बहनें अब अपने बिस्तर पर लेट चुकी थीं और कंबल उनके ऊपर था और वो कोहनियों के बिल एक दूसरे की तरफ मुंह किए हुए थीं। तब नोशी बोली, तोशी वैसे ये गलत बात है, मुझसे सब कुछ पूछ लिया और अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। बताऊं खाक, कोई बात ही नहीं। एक दफ़ा डिनर के बाद मैंने मोहसिन के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखा बड़ी हिम्मत करके, तो इसने हाथ हिला लिया। जब मैंने पूछा क्या हुआ, पता है इसने क्या जवाब दिया? कहने लगा, ना बाबा, ना तुम बिलाल की इज्जत हो। बिलाल ने मुझसे कहा है मेरी इज्जत को शादी से पहले छूना मत, मैली हो जाएगी, कर लो बात। दोनों बहनें बहुत खुश थीं। वो दोनों रात गए तक बातें करती रही। दो कौड़ी की इज्जत नहीं है मेरी इस घर में। तुमने देखा अपने बाप का रवैया, मेरे साथ खुद सारे फैसले कर रहा है। मुझसे पूछना तक गवारा नहीं किया। इसने बटों के घर जाकर बेटी दे आया। ऐसे किए जाते हैं रिश्ते। शादी के दिन रख लिए मेरी मर्जी के बगैर, और तुम हो मुझे सिर्फ मशवरे दे रहे हो, करते कुछ भी नहीं। नाहिद गुस्से से भड़क रही थी अपने बेटे शुएब पर। दोनों माँ बेटा अपने दफ्तर में थे। शिब, मेरी बात याद रखो, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हारा ही है। 50 एकड़ जमीन खरीदने में 45 से 50 करोड़ जाएंगे। बाप तुम्हारा नोशी और तोशी के हिस्से में से तो जमीन नहीं खरीदेगा, मेरे हिस्से में से भी नहीं खरीदेंगे। शिब बोला बेफिक्री से, तुम भी पागल हो, जो तुम्हारे बाप का है इसके बाद सब कुछ तुम्हारा होगा। तुम्हारी बहनें लिख कर दे चुकी हैं कि वो जायदाद से अपना अपना हिस्सा ले चुकी है, मगर तुमसे तुम्हारे बाप ने ऐसा कुछ नहीं लिखवाया, मतलब अब सब कुछ तुम्हारा है। तो फिर क्या किया जाए? शुएब ने पूछा अपनी माँ से सोचते हुए। फिर ये किसी तरह बिलाल का पत्ता साफ करो। मैं चाहती हूँ ना तो इससे ज़मीन मिले और ना ही नोशी के साथ उसकी शादी हो। नाहिद की मुनाफ़कत इसकी ज़ुबान से निकल आई। उसके ज़हन में एक गंदी स्कीम थी। मगर मामा ये होगा कैसे? शुएब ने पूछा नाहिद से। वलीद हाशमी को जानते हो? हाँ, वो मॉडलिंग करता है, मगर वो तो बहुत बिगड़ा हुआ है। शुएब को तशवीश हुई वलीद का नाम सुनकर। वलीद हाशमी मशहूर बिजनेसमैन अकील हाशमी का भतीजा है और उसका बाप बहुत बड़ा पीर है। इस खानदान की बड़ी इज्जत है। हुजरा शाह मुकीम में लोग बड़ी अकीदत रखते हैं, इनके साथ हाथ पीर चूमते हैं। मामा आपको पता भी है, वो सिर्फ अय्याशी के लिए मॉडलिंग करता है। चर्स, शराब, लौकियन सारे शौक है इसके। और हाँ, बहुत बड़ा जवारी भी है, अक्सर मैचों पर पैसे लगाता है। वो सारे शौक तो तुम्हारे भी हैं बेटा, मैं सब कुछ जानती हूँ। नाहिद ने तिरछी निगाहों से देखकर कहा शुएब को। जब वो अपने बाप की जगह गुद्दी नशीन होगा, ये सारे गुना पीर की गुद्दी के नीचे दब जाएंगे, फिर लोग उसके भी हाथ चूमेंगे। मुझे नोशी के लिए वो लड़का पसंद है। मेरी बेटी राज करेगी और हमारा ख़ानदानी स्टेटस भी बढ़ जाएगा। वलीद ने मुझे यकीन दिलाया है कि वो ये शादी रुको देगा और तुम्हारा बाप खुद इस रिश्ते से इनकार करेगा। और तोशी के रिश्ते पर आप रज़ामंद हैं? शुएब ने पूछा। तोशी का तो मुझे बचपन से मालूम था कि ये मेरी मर्जी से तो शादी नहीं करेगी। इसकी पसंद फिर भी ठीक है।
बड़े ख़ानदानी लोग हैं, खाते पीते और मज़े की बात हुकूमत किसी की भी हो इनकी चलती है हुकूमती हलकों में और सारा शादबाग इनको जानता है। और बिलाल का ख़ानदान सारे फ़िक्रे 3 भाई रहते थे 5 मरले के मकान में और आज भी वही मकान है इसके चचों के पास और मोहसिन के बाप ने इर्द गिर्द के सारे मकान खरीद कर एक बड़ी सी हवेली बना ली है। बट हवेली के नाम से मशहूर है इनकी हवेली सारे इलाके में। नाहिब ने मोहसिन बट के मुतालिक सारी इंक्वायरी करवा ली थी बहुत दिन पहले ही जब तोशी पहली दफ़ा उसके साथ डिनर करने गई थी। नाहिद हाकिमाना ज़हन रखने वाली लालची खातून थी, शुरू ही से इसी वजह से इसने जमाल के घर में किसी की नहीं चलने दी। पूरी ज़िंदगी इसने हुक्म चलाया और इस हुक्म पर अमल दरामद भी करवाया। अब जमाल ने इसका ये इख्तियार छीन लिया था जो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसे अपनी हुक्मरानी वापस चाहिए। खोया हुआ मकाम कैसे हासिल कर सकते हैं? आदिल अकील ने पूछा बाबा जुम्मा से। आज वो मुतमईन था और उसकी शख्सियत में ठहरावे भी था। आदिल अकील ने हमेशा अपने दादा जलील हाशमी की करामात सुनी थीं लोगों से और अपनी दादी से। इसने अपने दादा की जिन खूबियों का जिक्र सुना था वो सारी खूबियां बिलाल में थीं, इसलिए वो बिलाल से हसद करता था। मगर आज वो बदला हुआ आदिल अकील था जिसकी नज़रों में बिलाल की इज़्ज़त थी, एहतराम था। मकाम मिलता है फ़कीरी से और फ़कीरी नसीब होती है आजिज़ी से, और बेटा आजिज़ी का सफ़र तुम शुरू कर चुके हो। जिसको फ़कीरी अता कर देता है मेरा अल्लाह वक्त के बादशाह उसके मंगत्ते होते हैं। बाबा जुमा खांसते हुए आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे थे। आज उनके चेहरे पर थकावट थी मगर वो मुतमईन थे। आदिल अकील ने एक और सवाल पूछा। आदिल के सवाल आज सीखने और समझने के लिए थे। आज वो सवाल से सवाल नहीं निकाल रहा था। फ़कीरी और पैरी में क्या फ़र्क है बेटा? फ़कीरी और पैरी एक ही तस्वीर के दो रुख थे मगर आजकल ऐसा नहीं है। अब फ़कीरी भी कारोबार बन गई है और पैरी भी धंधा है। पहले पीर भी देता था मखलूक को और फ़कीर भी खिदमत करता था अल्लाह के बंदों की। तो क्या पहले सारे फ़कीर और पीर ठीक थे आज के मुकाबले में? आदिल ने संजीदगी से पूछा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। अच्छे और बुरे लोग हर अहद और हर ज़माने में होते हैं। तनासुब का फ़र्क आ गया है। पहले अच्छे लोग ज़्यादा थे और बुरे कम थे। अब अच्छे फ़कीर और पीर ना होने के बराबर है। सारे ही दीन को बीच रहे हैं। कोई तावीज़ गंडे के नाम पर, कोई जिहाद के नाम पर, कोई इश्क की दुकान सजाए बैठा है और मेरे नबी की मोहब्बत बीच रहा है। नतें पालकर उनकी कीमत ली जाती है, दुआ करके उजरत ली जाती है। लोगों से ही जिहाद का चंदा इकट्ठा करते हैं फिर उन्हें को काफिर कह के मार देते हैं। यह है आज का जिहाद और इश्क रसूल, सब दिखावा और झूठ। बाबा जुमा खांसते हुए खामोश हो गए और काफ़ी देर खामोश रहे। आदिल आज बिलाल की तरह सुन ज़्यादा रहा था और बोल कम। बाबा जुमा ने फिर से लब कुशाई की। तुम्हारे पास कागज़ कलम है? बाबा जुमा ने आदिल को देखकर पूछा। आदिल ने इस बात में सर हिलाया और अपने शोल्डर बैग से एक नोटबुक और पेन निकाला। बाबा जुमा ने देखा तो बोले, बेटा लिखो, जो फ़कीर और पीर लेने वाला है वो झूठा और फरेबी है और जो अल्लाह के बंदों को तकसीम करता है इसकी इज़्ज़त और एहतराम करो मगर अदब और अक़ीदत अपनी हुदूद में रहें, शिर्क से दूर। अपने ऊपर मोहब्बत फ़र्ज़ कर लो अल्लाह से, इसके हबीब से और अल्लाह की सारी मखलूक से। याद रखना आदिल बेटा, इबादत वही कबूल होती है जिसमें मोहब्बत शामिल हो और अपने मुख से भी मोहब्बत करो। ये भी ईमान का हिस्सा है। जो चीज़ अल्लाह के नाम पर कुर्बान हो जाए वो ख़त्म नहीं होती बल्कि अमर हो जाती है, और जो चीज़ अल्लाह के नाम पर बनाई जाए वो मिट नहीं सकती बल्कि कायम रहती है, और ये मुख अल्लाह के नाम पर बनाया गया है, ये इंशाअल्लाह कायम रहेगा। बाबा जुमा ये सब बोलकर फिर से खामोश हो गए। वो कुछ सोच रहे थे। तुम आज यूनिवर्सिटी नहीं गए? बाबा जुम्मा को अचानक ख्याल आया। चुल्लू भाई, चाय तो पिलवा दो। आदिल ने इकबाल को फ़ोन कर दिया। इसके बाद बाबा जुम्मा ने आदिल को साथ लिया और केबलाक में वाक़ई एक बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाया और अपने बाद बिलाल को नॉमिनेट किया। इस अकाउंट में एक अच्छी खासी बड़ी रकम जमा करवा दी।